चलते हैं क्लास 10th हिंदी काव्य खंड के जो छठा चैप्टर है जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। सबसे पहले इसमें हम लोग इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जीवन परिचय को हम लोग देखें तो जनतंत्र के जन्म का जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर। पूछा जाता है बताइए जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कवि से नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्र कवि के नाम से इनको जाना जाता है। तो देखेंगे इसके परिचय के बारे में। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। बिहार के रहने वाले थे और उनका ज़िला था बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के सिमरिया में। ठीक है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था। पूछा जाता है कि बताइए रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या है, तो बताइएगा रवि सिंह। और इनके माता का नाम मनरूप देवी था। रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम क्या था, मनरूप देवी था। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई उनके गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ, इनके गांव में ही। और रामधारी सिंह दिनकर को उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को किस छायावाद की, तो उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद इनकी जो प्रमुख जो कृतियाँ हैं वो प्रणभंग है, रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, रसमर्थी है, नीलकुसुम है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा, हरे को हरिनाम, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल इत्यादि है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को भी देखें। ये दिनकर को उर्वशी काव्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला एवं भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया और राज्यसभा के सांसद भी यह रह चुके हैं। पूछा जाता है बताइए इन्हें किस काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो उर्वशी। किस काव्य पर, उर्वशी काव्य पर इन्हें क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और इन्हें के जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया और ये राज्यसभा के क्या रह चुके हैं, तो सांसद भी रह चुके थे। इनकी जो मृत्यु हुआ था वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। इसका मृत्यु कहाँ कब हुआ था, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसके बाद हम लोग इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि कवि के दृष्टि में समय के रथ के घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। तो कवि के दृष्टि समय के रथ का घर घर नाद का अर्थ है जोशपूर्ण हुंकार। कवि कहते हैं कि जनता अब जाग चुके, यानी कि भारत माता अंग्रेजों के गुलाम थे और जनता सचेत हो गई है और यहाँ जनता ही शासन करेगी। इसके लिए जनता गुलामी को दूर कर स्वयं राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए हुंकार लगाई है। ठीक है। कविता के आरंभ में कवि भारतवासियों का कैसा जनता का वर्णन किस रूप में किया है। दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। तो प्रस्तुत कविता के आरंभ में कवि भारत की जनता का वर्णन अबोध मिट्टी की मूर्ति तथा सहनशीलता से किए हैं। यानी कि जब भी भारत में के लोगों को अंग्रेजों शोषण करते थे तो सह करके आज लड़ा और आज़ादी मिला, इसलिए उनको क्या बोला है, सहनशीलता। ठीक है। इसके तीसरे जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न कहता है कवि के अनुसार किन लोगों के दृष्टि में जनता फुलिया दुधमुही बच्ची की तरह है और क्यों। कवि यह कहकर क्या प्रतिवाद करता है। तो प्रस्तुत कविता में के अनुसार नेताओं के दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्चे के समान है, क्योंकि जिस तरह माँ अपने बच्चे को अपने काम पूरा करने के लिए रोते हुए बच्चा को या दुधमुही बच्ची को 2-4 खिलौने देकर के अर्थात बहला करके अपने काम को पूरा कर लेती है, उसी तरह नेता लोग भी अपने काम के लिए जनता से झूठा वादा करते हैं और उसका
उसको प्रलोभन देते हैं और उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग इसके चौथे प्रश्न को देखते हैं। जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न कहता है कवि जनता के स्वप्न का चित्रण किस तरह से खींचता है। तो कवि जनता का स्वप्न, अजय स्वप्न का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि सदियों की जो अंधकार युग में जीने वाली जो जनता है आज प्रकाश युग में जी रही है और आज अंधकार युग का अंत हो चुका है एवं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आ चुका है और आज यहाँ शासन राजा का नहीं प्रजा का है, यानी कि सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है भारत में आ चुका है और यहाँ का जो राजा पहले शासन करता था वो अब नहीं करेगी और यहाँ कौन शासन करेगा, अब यहाँ की प्रजा अर्थात प्रजा के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन करेगा। चलिए इसके पाँचवें प्रश्न देखें क्या कहता है। तो पाँचवा प्रश्न कहता है विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। इसके लिए कवि किसके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों। भारत विश्व का विशाल लोकतंत्र देश माना जाता है। यहाँ देश का बागडोर नेताओं के हाथों में है। यहाँ जनता ही सर्वोपरि है और वह अपने मनपसंद प्रतिनिधि को निर्वाचित करती है, इसलिए कवि जनता के सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कवि किसके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं, तो यहाँ की जनताओं के सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं। चलिए इसके बाद छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। तो प्रस्तुत कविता में राष्ट्रकवि दिनकर समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किए हैं और कवि का कहना है कि आज की जो देवी देवता मंदिर मस्जिद या राज सिंहासन में नहीं बल्कि सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे तथा खेत और खलिहानों में मिलेंगे, अर्थात कवि किसान और जनता को आज का देवता माना है। चलिए इसी के साथ हमारा जो प्रश्न था वो समाप्त हुआ। इसके बाद व्याख्या है, तो व्याख्या में हम लोग देखें व्याख्या में क्या कहता है। पहला जो क व्याख्या है कहता है सदियों के ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है। तो सबसे पहले व्याख्या करने के लिए आपको पता होगा किस इसमें लिखा जाता है कि यह कहाँ से लिया गया है। तो जो प्रस्तुत पंक्ति है हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। ठीक है, इस देखिए कवि नहीं कवि होगा। कवि कहते हैं कि सदियों के दबी सताई जनता स्वतंत्रता संबंधी युद्ध के लिए जाग चुकी है और यहाँ की जो मिट्टी स्वतंत्र होने के लिए सोने के ताज पहनने के लिए अब तैयार है। चलिए इसका जो ख है, ख देखें सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, दो राह समय के घर घर नाथ सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो इसको भी हम लोग पहले इसके लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब जनता अपने अधिकार के लिए आवाज़ लगाती है तो महलों के नींव उखड़ जाते हैं तथा उसका ताज भी हवा में उड़ जाता है और जनता को रोक दे समय में ताव कहाँ है, जनता जिधर चाहती समय उधर ही मुड़ जाता है। अर्थात कवि जनता को ही सर्वोपरि माने हैं। चलिए इसी के साथ ये व्याख्या के साथ हमारा जो इसके जो प्रश्न उत्तर था सभी हम लोग इसमें क्लियर कर लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर के। देखिए इस जो आपको ये लिखवाया गया है सभी आपको ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख कर के यहाँ पर सब लिखवाया गया है, तो ये आप सभी पॉइंट को नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत ये इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।